हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं क्या था। टुडे इज 16 अप्रैल। चलिए देखते हैं क्या था आज। एक तो पेज वन पे था जजेस अपॉइंटमेंट को लेके के वेणुगोपाल और जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में थोड़ी सी आपस में आर्गुमेंट्स हुए। इसको कुछ नहीं देखना है आपने, बस बेसिक में जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, यू जस्ट हैव टू रीड दैट। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उस बाद फर्स्ट पेज पे भी एडिटोरियल पे भी थोड़ा सा डीके जैन कमेटी का था, नंबी नारायण का। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। बट मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ क्या था। कि नंबी नारायण वॉज अ साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट थे। क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे ये। 1994 में इनको स्पाई केस में अरेस्ट कर लिया गया था। एक्चुअली टू मालदीवियंस, मालदीव्स की लेडीज़ थी, अरेस्ट हुई थी। तो उनके कहने पे इन्होंने, पुलिस ने वहाँ के नंबी नारायण के ऊपर केस रजिस्टर किया। तहकीकात प्रॉपरली नहीं की गई थी और नंबी नारायण को बुक कर दिया गया था कि ये स्पाई कर रहे हैं और हमारी स्पेस की और सारी इंफॉर्मेशन जो हैं ये दुश्मनों को सप्लाई कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं था। तो 2018 में सीबीआई ने जब बाद में ये रिपोर्ट जो सारी की सारी तफ्तीश थी वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी गई थी और सीबीआई ने ये केस खारिज कर दिया था। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा दी थी, डीके जैन कमेटी, कि चलिए इनको तो कंपनसेट करेंगे ही जो नंबी नारायण के साथ गलत हुआ है। बट जो पुलिसमैन वालों ने गलत किया है उनके ऊपर भी ये केस चलना चाहिए अब, कि उन्होंने गलत क्यों किया, ऐसा एक्शन क्यों लिया। तो इस वजह से ये सारा केस है ये। उसमें और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक एडिटोरियल पे था जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि यूएस, चाइना, रशिया ये फ्रंट बना हुआ है, जो मेजर फ्रंट बना हुआ है। और उसमें सिर्फ हेल्प कर सकते हैं इंडिया, क्योंकि जो हमारे सेकंड, इनके पास सेकंड नेशंस आते हैं वो कह रहे हैं, एक तो जो मिडिल पावर्स हैं दैट आर जापान, इंडिया, ईरान एंड टर्की। ठीक है, जापान, इंडिया ऑलरेडी यूएस के साथ है क्योंकि क्वाड का चल रहा है। और ईरान और टर्की जो है दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। तो उसमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सबके लिए ही है। देखिए खाली ये जो पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है, ये सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं आता है। तो ये सबके लिए आता है कि देख, हर आदमी के अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं, कोई इंटरनेशनली इंटरेस्ट रखता है, कोई कैसे रखता है। तो ये उनके लिए भी न्यूज़ आती हैं, ये मत सोचिएगा कि अगर कोई भी एडिटोरियल पे आ रहा है तो आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा वाइड है वो, इतना ज़्यादा वाइड ना तो इंटरव्यू में आज तक पूछा गया है, ना मेंस में, ना प्रीलिम्स में। उसमें से क्या निकालना होता है वो ज़रूरी है। जैसे उसमें एक जगह लिखा होता है पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 2015 का, हम सोचते हैं यार करंट अफेयर्स में 2015 का आएगा तो हम कैसे याद रखेंगे, 2015 के करंट अफेयर्स थोड़ा ना पढ़े हमने। तो ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे उसमें ना पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा था। इट वाज़ 2015 करंट अफेयर्स। बट अगर ये इसमें अगर आज आया है लाइन, बहुत अच्छी लगी तो हमने इसको, अब इसको डिटेल में पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में तो ये हो जाएगा कि जब हम पेपर देने जाएँगे तो हम कहेंगे यार 2015 का करंट अफेयर आया हुआ था 2020 में, 2021 में, व्हिच इज़ वेरी बैड। तो बट ये ऐसा नहीं है कि वो 2015 का करंट अफेयर दे रहे हैं। कुछ ना कुछ रीसेंट उसका आता है तभी वो पेपर में दिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि शिंजो अबे ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था मई 2015 में। उसको बाद में अपग्रेड कर दिया था, नाम लिख दिया था एक्सपैंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मई 2016 में। ये इसका बेसिकली काम क्या था, फाइनेंस करेंगे। आपको पता है कि जैसे चाइना का आया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो अपने बैंक्स भी बना रही थी और उसमें से वो फंड कर रही थी। तो उसको, उसके सामने खड़े होने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रॉक्सिमेटली $200 बिलियन अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, अफ्रीका भी आ जाता है, एशिया भी आ जाता है, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये इनको फंड करने वाले थे। इसका बेसिकली 2 एम थे, एक तो जापान की रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़े क्योंकि चाइना को काउंटर करना है, और दूसरा जापान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि जब वो करेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगी, सॉफ्ट लोन्स में करेगी, मगर देखिए नाम भी बनता है और कमाई भी होती है। इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया को पता है कि $1 ट्रिलियन की हमारा जो 2012 से 2017 तक का 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने देखा था कि $1 ट्रिलियन हमें रिक्वायर्ड है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और उस वजह से जापान का जो ये ईपीक्यूआई है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे ऑगमेंट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद पेज 8 पे था, जो यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड है, उसकी रिपोर्ट आती है, स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो ये याद रखिएगा, स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पे अगर क्वेश्चन आता है किसकी आती है, तो वो आती है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की। और ये आपके मेंस के लिए फॉर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कभी भी वुमेन के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर, या कुछ भी पैंडेमिक पे भी आप ये दे सकते हैं कि वुमेन अराउंड द वर्ल्ड आर डिनाइड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ देयर बॉडीली ऑटोनॉमी, कि कैसे वुमेन्स को अधिकार ही नहीं है अपने शरीर के बारे में कोई भी निर्णय लेने का। कहते हैं कि जिस कंट्रीज़ में भी सर्वे हुआ है, जहाँ जहाँ का डेटा अवेलेबल है,
55% ऑफ वुमेन आर फुल्ली एम्पावर्ड, बाकी टू मेक चॉइसेस ओवर हेल्थ केयर, बाकियों के पास अपना एम्पावर ही नहीं है, उनके लिए कोई और डिसाइड करता है। तो इट इज़ मतलब कभी भी वुमेन राइट्स पे आए तो आप ये कंक्लूजन में दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 8 पे था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो अपने व्यूज़ दिए हैं जो रेज़िनिया डायलॉग में, उसको हर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उससे पहले देख चुके हैं कि जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला था कि कैसे चाइना की जो साइबर वो है, इंटेलिजेंस वो है, साइबर है और जो जहाँ से टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सुपीरियर है हमसे और वहाँ से हमें दिक्कत हो सकती है, बट हमें कैसे अपने वेस्टर्न नेशंस को उनके साथ मिलके हमें काम करना चाहिए ताकि वो हमें इसमें हमें थोड़ा-सा सेव कर सकें। तो वो ही करने वाली बात है, हम ऑलरेडी उसको पढ़ लिया था, क्या पॉइंट्स हम मेंस में लिख सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इससे ज़्यादा न्यूज़पेपर में कुछ नहीं था, जो मैंने लिखा है उतना ही पढ़िए और जैसे कल एक किसी का कमेंट्स आए हुए थे कि सर मुझे पता नहीं चल रहा है, 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसलिए एनालिसिस आया है, आप एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, जितना नोट्स बनवा रहा हूँ उतने ही बनाइए, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपको जो हम जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है। और अगर आपने वैसे पढ़ना होगा तो अपने इंटरेस्ट से तो ज़रूर पढ़िए। अखबार पढ़ने में वैसे कोई बुराई नहीं होती। ये नहीं है कि सिर्फ़ यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए अपना नॉर्मल रूटीन में। जहाँ नोट्स बनाने की बात है, नोट्स आई एम मेकिंग आपको मैं दे रहा हूँ, वो ही करिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, न्यूज़पेपर वैसे अपने इंटरेस्ट से पढ़ते रहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट 2 जनवरी से हम लोग लेके आए थे, डेली का जो चल रहा है वो तो पढ़ना ही करना सुनना है, बट अपना बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए अगर आप नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या इस साल भी दे रहे हैं, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए आप 2 जनवरी ऑनवर्ड्स सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन सकते तो सिर्फ़ नोट्स बना लीजिएगा पॉज़ प्ले करके, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।